जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी अगर आपके पास प्लस और प्लस चार्ज है तो उनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस चार्ज होंगे तो उनमें भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक प्लस चार्ज होगा दूसरा माइनस चार्ज होगा तो उनमें क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ओके, तो चाहे बल आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे लेकिन बल तो कार्य करेगा। तो उसी बल का मान ज्ञात करने के लिए या उस बल की जो वैल्यू थी, हमारा परिमाण था, वो कितना होगा, ये ज्ञात करने के लिए एक बहुत महान भौतिक शास्त्री जिनका नाम है C.A. कूलाम। क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। तो मिस्टर चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1785 में बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों, कोई भी आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, जैसे कि एक हो गया ये Q1 और एक हो गया Q2, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। कितने लेना है, R। तो इन्होंने बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, अब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, वो तो इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर ये प्लस आवेश होगा ये भी प्लस होगा तो इनमें यही बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। ये माइनस होगा ये भी माइनस होगा तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक हमारा आवेश धनावेश हुआ और एक क्या हुआ, ऋणावेश, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो यही लगने वाला बल क्या होगा, हमारा आकर्षण बल कार्य करेगा फिर इनके मध्य। ठीक है, अब कूलाम साहब ने क्या बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, यानी कौन सा, F। दो फैक्ट है इसमें तो हम फर्स्ट फैक्ट ले रहे हैं। लगने वाले बल, बल मीन्स आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, जो भी हो, उस बल का जो मान है वो उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के, काय के, गुणनफल के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती रिलेशन क्या होता है कि जैसे आपके पास दो भौतिक राशियां हैं A और B, तो इनमें अनुक्रमानुपाती संबंध कैसा संबंध होता है, जो ये बतलाता है कि अगर A की वैल्यू बढ़ रही है तो B की वैल्यू भी बढ़ेगी। सपोज दैट आप ज़्यादा कमाने लगते हो, आपकी आय बढ़ जाती है तो उसके साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सा संबंध बोलते हैं हम, अनुक्रमानुपाती। जब एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि में भी वृद्धि होने लगे तो इस संबंध को अनुक्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। सेकेंडरी दूसरा हमारा जो रिलेशन होता है दो राशियों में वो होता है कौन सा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इसे क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती संबंध। इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। व्युत्क्रमानुपाती संबंध कैसा संबंध होता है कि जब हम एक भौतिक राशि के मान को बढ़ाएं और दूसरी का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, या एक भौतिक राशि के मान को बढ़ाने पर ये वाली भौतिक राशि क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नियम पे। इसने बोला था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो मान होता है वो उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के, परिमाण यानी Q1 और Q2, जिनके आंकिक मान होंगे कि भाई वो आवेश तो है, जैसे ये आवेश है ये कितने कूलाम का है, क्योंकि आवेश का मात्रक मैं आपको बता चुका हूं कूलाम होता है। अब हमें बताना है कि जैसे ये आवेश है तो ये कितने कूलाम का है, 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 5 कूलाम है, 10 कूलाम है। तो इसमें जो मैंने आंकिक मान बोले हैं 2, 3, 5, 10, ये इसके क्या कहलाते हैं, आंकिक मान, क्योंकि कूलाम शब्द तो सिर्फ क्या बताता है, इसका मात्रक बताता है। ठीक है, कि जैसे कोई मान लो आवेश का मान 5 कूलाम है, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि उस वस्तु का जो चार्ज है उसमें कूलाम जो है, एक कूलाम का जो मान है वो कितने बार शामिल किया गया है, 5 बार। एक कूलाम, एक कूलाम, एक कूलाम, ऐसे 5 कूलाम, 5 आवेश मिलकर क्या बनाएंगे, 5 कूलाम आवेश बनाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के, काय के, गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। और क्या बोला आगे इसने कि उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r। तो दूसरा फैक्ट क्या है
कि इसी बल का मान उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के यानी r के स्क्वायर के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। माने ये वाला रिलेशन आ गया, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, 1/r²। तो f की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इन दोनों रिलेशन को एक साथ ले लें तो उपरोक्त दोनों संबंधों से क्या निष्कर्ष निकलेगा, दोनों संबंधों से मिला दो आप दोनों को, तो f क्या हो जाएगा हमारा, किस किस पे डिपेंड करेगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। कुछ इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही हमारा अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटता है तो वैसे ही कोई ना कोई क्या निकल के आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कौन सा, कि इंटू क्या चलेगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये जो कूलाम ने हमें क्या बताया था, बल बताया था दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, उसका हमने क्या निकाल लिया, परिमाण। लेकिन अब वैल्यू किसकी देखनी है हमें, के की, कि के है क्या। तो यहां हम लिखेंगे कि जहां के एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। क्या है कि एक आनुपातिक नियतांक है। अच्छा, इस के की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है, तो इसका सबसे मेन तो इसका जो मान है ना के का, वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य क्या है, इनके मध्य वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात का अर्थ क्या होता है कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, कोई बीच में माध्यम नहीं है, ठीक है। उस केस में के की वैल्यू अलग होती है। और जब इनके बीच में कोई हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जैसे कि हमने मोम भर दी या लकड़ी की छीलन भर दी या लोहे की छीलन भर दी, विभिन्न तरह के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, उनमें से किस तरह का पदार्थ इन दोनों के बीच में उपस्थित है उस पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ लिख देंगे जिसका मान काय पर, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और किस पर डिपेंड करता है, पद्धतियों पर। मापन की पद्धतियां होती है ना, CGS, MKS, FPS और SI। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पद्धति है, SI पद्धति, जो हमने 11th में पढ़ा है। SI पद्धति कौन सी पद्धति होती है आप बताएं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताएं आप। तो उसका फुल फॉर्म आपने कुछ इसी टाइप से सुना होगा ना हिंदी में, कि मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो सबसे ज्यादा मानते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही पद्धति जो होती है ना, उसमें हम द्रव्यमान को काय में लेते हैं, किलोग्राम में। उसमें हम लंबाई को काय में लेते हैं, मीटर में यानी m। और उसमें हम समय को काय में लेते हैं, सेकंड में। जबकि यहीं पर अगर हम दूसरी पद्धति देखें CGS, तो उसमें हम द्रव्यमान को काय में लेने लगते हैं, ग्राम में। उसी में हम मीटर की जगह लंबाई को काय में लेते हैं, सेंटीमीटर में। उसी में हम समय को काय में लेते हैं, इसको तो हम उसमें भी सेकंड में ही लेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने क्या लिखा, जिसका मान यानी के का मान, जो के आया था ना नियतांक, किसका मान किस पर, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अच्छा, अपन देखते हैं कि SI पद्धति में इसकी वैल्यू क्या होती है, कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में जो के की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, तो ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका आंकिक मान कितना होता है के का, तो वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका कौन सा मात्रक होता है, के का मात्रक होता है, नियतांक का मात्रक कितना होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। बताऊंगा कि ये कहां से आया मात्रक। ओके, चलो देखते हैं हम आगे, देखते हैं
अगर इस मान को हम समीकरण किस में रख दें, आपके एक में रख के देखो आप, अतः समीकरण एक से वल का मान कितना आ जाएगा, एफ बराबर के की जगह आप के की वैल्यू रख देना, कितनी होती है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये मात्रक आ गया, लेकिन कौन सी पद्धति में, एसआई में। एसआई में हमारा जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि ये सब क्या आया है, हमारा बल ही तो आया है। इसके बाद हम देखते हैं इसी को काय में, सीजीएस में। तो सीजीएस पद्धति में k इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये 1 किस में रखो आप, समीकरण एक में रखना, जरा इसकी जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। और सीजीएस में जो बल का मात्रक है वो क्या होता है, हमारा डाइन होता है। ओके, ये हमारा रहा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे व्युत्क्रम वर्ग कहने के पीछे ये था कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है ना, डिस्टेंस, उस पर इस बल का मान व्युत्क्रम तरीके से क्या होता है, संबंधित होता है, और साथ ही में दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या होता है, तो उसमें होती है सबसे बड़ी जो परिभाषा आती है आपको, वो किसकी परिभाषा आती है, एकांक आवेश की। किसकी परिभाषा आती है बेटा, एकांक आवेश की। तो इसमें आता है साथ में क्वेश्चन कि एकांक आवेश को परिभाषित करो। तो कैसे करोगे आप लेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, F इज इक्वल टू, अभी निकाला था अपन ने। और जितने भी हम फार्मूले लेंगे याद रखना, वो हमेशा हम सीजीएस पद्धति में ही लेंगे, उन्हीं से हम वैल्यूज निकालेंगे। इंटू कितना था, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। देखना ध्यान से, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आगे क्या करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हर साल पूछता है। इसमें यदि हम यहाँ देखें कि समीकरण एक में यदि हम f की वैल्यू क्या ले लें, 9 इंटू 10⁻⁹ और बल है तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। f की वैल्यू हमने ले ली 9 इंटू 10⁻⁹, और हमें पता है कि k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, या इसी की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्या होता है मात्रक इसका, आप भी लिखा था मैंने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यदि हम Q1 और Q2 की जगह क्या लेना है, मान लो एक से आवेश है, Q1 और Q2 के दोनों के मान एक से हैं, और दोनों ही मान लो धनावेश हैं या दोनों ही ऋणावेश हैं। तो तथा हमने ले लिया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, हमने मान लिया अपने मान से कि दोनों की वैल्यूज क्या सेम, यानी अगर एक 2 कूलाम है तो दूसरा भी 2 कूलाम है। तथा हमने इनके बीच की दूरी को जो है ना r को, वो कितना ले लिया 1 मीटर। क्यों, क्योंकि हमने कौन सी पद्धति में देख रहे हैं, एसआई पद्धति में देख रहे हैं। अब रखो ये मान सब ऊपर समीकरण एक से, f की जगह क्या रखोगे, इधर ध्यान दें, 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है Q, तो यानी क्या बन गया Q इंटू Q अपॉन R की वैल्यू कितनी है हमारी 1, उस पर क्या चल रहा है स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू Q इंटू Q, क्या हो गया Q का स्क्वायर, अपॉन में क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिर्यक गुणा, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 जा 1, यानी यहाँ पर हमारा क्या आया Q इज इक्वल टू √1, और √1 यानी रूट से हमें से कैसी वैल्यू निकलती है, प्लस या माइनस की, प्लस या माइनस का 1 आया। हम किसकी परिभाषा ढूंढ रहे थे, एकांक आवेश की। देखो आवेश का मान कितना आ गया, एक ही तो आया है, तो अब परिभाषा क्या बन गई, वो एक कब आया है, तो उसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, तो देखें कब आया है Q का मान 1, जब हमने F की वैल्यू ये ली है
के की वैल्यू ये ली है, Q1 Q2 को बराबर लिया है और R की वैल्यू 1 मीटर ली है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। अतः जब समान परिमाण के, देखो दोनों के हमने परिमाण कैसे लिए हैं, समान, Q1 Q2 दोनों को क्यों लिया है, परिमाण के दो कैसे आवेश हैं, सजातीय ले लो आप, सजातीय होंगे तो कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण लिख देना, और यदि विजातीय लिख रहे हो तो आकर्षण लिख देना। तो अतः जब समान परिमाण के दो कौन से सजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर, एक दूसरे से कितने 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, और क्या कर रहे हैं वो, और एक दूसरे को कितने 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें। क्या लिखा मैंने कि जब दो समान परिमाण के, कैसे, दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दो समान, चलने दो, जब दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, और वे एक दूसरे पर क्या लगा रहे हो, 9 × 10⁹ न्यूटन का क्या लगा रहे हो, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ कौन सा शब्द यूज किया है हमने, सजातीय। अगर यहाँ पर हम कर देते विजातीय तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ता, हाँ, तो क्या बन जाता, जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, आकर्षित करें। तो दोनों आवेश कैसे आवेश होते हैं, एकांक, देखो एकांक आ गया ना ऐसे में, एकांक आवेश होते हैं। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को बच्चों। और आपका लास्ट चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन तक जितना भी मटेरियल है, दिसंबर के पहले तक अपना पूरा कोर्स, एग्जाम के 1.5 महीने पहले पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और साथ ही मैं अपनी क्लासेस में टेस्ट सीरीज भी रखता हूं, जिसमें एक सब्जेक्ट के मैं 8 से 10 टेस्ट लेता हूं, फाइनल टेस्ट, PCM एंड इंग्लिश तक के, इवन इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ। मैथ के भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, केमिस्ट्री के लिए एक दूसरे टीचर आएंगे, और बायोलॉजी के लिए एक मैम आएंगी, वो पढ़ाएंगे आप लोग को। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको सीखने को मिलेगा। बस आपसे एक ही हेल्प चाहिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे लिए मोटिवेट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।